नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने कल जो पढ़ा था वो अपना चल रहा था कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, और उसमें अपन ने बताया भी था कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है और किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ये प्रॉपर तरीके से अपन ने सीखा था। इसके बाद देखो, विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल बताई गई थी वो अपने पास ये थी कि मीडियम तो यहाँ दे रखा है और उसका मीटर पर सेकंड में। दोस्तों देखो, एक आपको देगा किलोमीटर पर सेकंड में और आपको देगा मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा आपको जो ध्वनि की चाल देखनी है वो आपको मीटर पर सेकंड में ही देखनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ये गैसेज है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। क्योंकि गैस होती है ना जो 0 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री से नीचे, ये क्या होती है कि लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अपन जो ध्वनि की चाल होगी वो बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, एयर में जो ध्वनि की चाल होती है वो 331 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है 259 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ये जो मैंने लिख दिया आपको। फिर बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड होती है। फिर आती है हीलियम की, तो हीलियम में 965 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन की तो 1290 पर सेकंड होती है। अब देखो दोस्तों, मेन बात क्या कहता है कि ध्वनि ध्वनि की चाल, यानी देखो, अपन ने देखा था कि ठोस में सबसे ज्यादा होती थी ध्वनि की चाल। किसकी चाल? ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा होती थी। फिर उसके बाद होती थी गैस में। किसमें? गैस में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद होती थी, ना 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 दोस्तों, सॉरी, गलती हो गई। ठोस के बाद होती थी द्रव में। किसमें? द्रव में। उसके बाद होती थी गैस में, ठीक है दोस्तों। तो गैस में होती थी, तो इसका मतलब देखो, ठोस में ज्यादा है। अब देखो, यहाँ 331 है, यानी एयर में 331 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 259 है। यानी इसका मतलब ठोस कौन है? इसका मतलब ठोस कौन है? जिसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी वो ठोस है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय जो हवा है वो ज्यादा क्या है? ठोस है। यानी इसके कण पास पास है। क्या है? पास पास है। फिर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन की, ठीक है। फिर यहाँ देखो, हीलियम हीलियम में उससे ज़्यादा है। फिर हाइड्रोजन में उससे भी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अपन ये प्रॉपर तरीके से देखते जा रहे हैं। फिर बात आती है लिक्विड की। अब देखो, लिक्विड में अगर अपन देखेंगे तो लिक्विड में क्या क्या दे रखा है हमें। लिक्विड में दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन वाला ये पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी दे देता है वो। जब अपन को टेम्परेचर मेंशन कर रखा हो तो हमें प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि किस में किसकी चाल कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को अपन को प्रॉपर मेंटेन रखना होगा, प्रॉपर तरीके से देखना होगा। तो यहाँ देखो, एथोनेल एथेनेल बताया गया है, उसकी 1160 मीटर पर सेकंड है। क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकंड है। क्या है? मीटर पर सेकंड है। 1160 मीटर पर सेकंड है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन करते चल रहे हैं अब। फिर बात आती है मरकरी की। तो मरकरी की चाल क्या है दोस्तों? 1450 मीटर पर सेकंड है। ये वाटर है, फ्रेश वाटर है। यानी फ्रेश वाटर का मतलब होता है आसूत जल। आसूत जल कौन सा होता है दोस्तों? जो वर्षा का जल होता है, यानी वर्षा यानी पानी का जो वर्षा बरसात जब होती है अपने, तो उस जल को अपन क्या कहते हैं? वर्षा का जल, ठीक है। तो यहाँ 1480 मीटर पर सेकंड है। सी वाटर का मतलब समुद्री वाटर है, यानी समुद्री पानी का कितना है? 1540, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें अपन प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलेंगे। फिर बात आती है ह्यूमन टिश्यूज, यानी मानव तत्वों की। ह्यूमन टिश्यू, मानव तत्व, ये होती है 1540 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन एक देखो, गैस में देखा, लिक्विड में देखा, और उसके बाद अपन ठोस में देखेंगे। ठोस में चाल देखो, वल्कनाइजर जो रबड़ होता है ना, वल्कनाइजर रबड़, इसमें कितनी होती है? 54 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है दोस्तों। वल्कनाइजर रबड़ में कितनी होगी? 54। फिर बात आती है पॉलीएथिलीन की। तो पॉलीएथिलीन में 920 मीटर पर सेकंड होगी। फिर आता है मार्बल्स में। मार्बल्स में कितनी होगी? 3810 किलोमीटर होगी, मीटर पर सेकंड, सॉरी, क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। फिर बात आती है ग्लास में और पैर्स प्यार्स गिलास में, ठीक है। तो ये होती है 5640। लेड की बात करें तो लेड में होती है अपने 1960। फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम होती है 5120, ठीक है दोस्तों। फिर स्टील की बात करें तो स्टील में होती है 5960, ठीक है। तो अपन ने गैस में भी देखा, द्रव में भी देखा और ठोस में भी
ध्वनि की चाल देख ली। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से रट के ही जाना है, क्योंकि कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और मेन बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वो ऑप्शन दिया हुआ हो मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो मीटर पर सेकंड में आपको ऑप्शन दिया होगा तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपना। अब देखो यहाँ देखो, मेन बात क्या होती है दोस्तों कि अपने जो आवाज़ आती है ना, उसका पिच क्या होता है, यानी उसका तारत्व क्या होता है। ठीक है, तारत्व यानी पिच क्या होता है, पिच के हिसाब से ही अपन बोल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, पिच के हिसाब से क्या कर पाते हैं, अपन बोल पाते हैं। तो वो पिच क्या होता है वो आज अपन समझेंगे। देखो, पिच की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कि पिच वह गुण है, कौन सा, कि पिच वह गुण है, पिच वह गुण है जो संगीत की धुनों के सौंदर्य में ध्वनि को उच्च और निम्न रूप में आंकना संभव बनाता है। यानी ये कहना चाहता है कि हमारी जो पिच है ना, वही ध्वनि को उच्च और ध्वनि को निम्न बनाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे स्त्रियां होती है, यानी स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, तो उसमें भी पिच का ही रोल है। शेर की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, दहाड़ता है शेर, तो उसमें भी क्या होता है, पिच का ही ज़्यादातर रोल होता है। जैसे मनुष्य है, आदमी यानी मेल, मेल की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, तो वो पिच का ही कारण है। ठीक है दोस्तों, और फीमेल में भी क्या है, पिच का ही कारण है। तो ये कहना चाहता है कि ध्वनियों की उच्च और निम्न रूपों, क्या क्या बताया दोस्तों इन्हें, उच्च और निम्न रूप में आंकना संभव बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कहना है, जिसकी पिच ज्यादा होती है, यानी पिच का मतलब तारत्व ज्यादा होती है, उसकी आवाज पतली होती है। देखो दोस्तों, इस चीज का एक बात का ध्यान रखना, ये सीधा क्वेश्चन आपके बनेगा कि जिसकी पिच या तारत्व, पिच का मतलब इंग्लिश में इंग्लिश में अपन पिच बोलते हैं और हिंदी में उसे तारत्व बोलते हैं। तो जिसकी पिच या तारत्व ज्यादा होता है उसकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। ठीक है दोस्तों, वह जिसकी पिच कम होती है उसकी आवाज मोटी होती है। अब यानी आप इससे अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो मेल होते हैं, मेल यानी आदमी, आदमियों की पिच कैसी रहेगी, पिच कम होगी, यानी उसकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है। लड़कों की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, तो उनकी पिच कम होती है। और लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, तो उनकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आपसे पूछ ले, शेर शेर की पिच कैसी होती है, तो शेर की पिच भी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, तभी तो दहाड़ पाता है। तो यहाँ दे रखा है हमें, इसलिए महिलाओं की पिच ज़्यादा होती है व पुरुषों की पिच कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के चलो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम देख रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। देखो आगे अपन चलते हैं, अब हमें यहाँ देखो, अब देखो यहाँ क्या क्या बताया गया है हमें, हमें बताया गया है कि आवर्ती और पिच में क्या, यानी आवर्ती और तारत्व में क्या संबंध है। देखो, पिच आवर्ती पर निर्भर करता है, पिच आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर किसी आदमी की आवर्ती ज्यादा है, यानी पिच ज्यादा है, तो उसकी आवर्ती भी ज्यादा है। अगर उसकी पिच कम है तो उसकी आवर्ती कम है। यानी अपन ये भी संबंध निकाल सकते हैं, यदि किसी आदमी की आवर्ती ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी आवाज पतली होगी, और जिसकी आवर्ती कम है उसकी आवाज मोटी होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि पुरुषों की जो आवर्ती होती है वो क्या होगी, पुरुषों की आवर्ती क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनकी पिच यानी तारत्व भी कम होगा। तो यहाँ दे रखा है कि एफ जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, वो पिच के समानुपाती होती है, आवाज पतली होगी। अगर पिच ज़्यादा आवर्ती ज़्यादा तो आवाज़ पतली, अगर पिच कम आवर्ती कम तो आवाज़ मोटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन को ये बताया गया। अब देखो, यहाँ इसके ग्राफ के द्वारा भी बताया गया है कि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, यहाँ से देखो, ये लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से ये, ठीक है, ये एक राउंड हो गया, इसमें क्या होता है, पिच लो, लो साउंड और लो ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, लो साउंड। यहाँ देखो, यहाँ ये 1 सेकंड में ये इतने बाहर आई गई, तो ये हो गई हाई फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, और इसकी पिच भी क्या हो गई, हाई हो गई, तो साउंड क्या हो गया इसका,
पतली होगी आवाज़। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी अपन को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ देखते हैं अपन कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य मनुष्य में श्रवण की आवृत्ति क्या होती है। देखो मनुष्य कहाँ तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, या कितनी अधिक आवाज़ को सुन सकते हैं, या कितनी कम आवाज़ को नहीं सुन सकते, या कितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उससे ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, या कितनी कम आवाज़ होगी उससे नीचे की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। तो देखो यहाँ अपन को बिल्कुल क्लियर शब्दों में दे रखा है, मनुष्य लगभग 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति रेंज में ध्वनियाँ सुन सकता है। अब देखो इसका मेन कहना क्या था कि अगर आप 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, या इसे 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं अपन, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों, तो इसके मध्य की जो रेंज होगी उसको ही मनुष्य सुन पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवर्ती रेंज में ही ध्वनियों को सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को इम्पोर्टेंट लगा के ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे क्या दे रखा है हमें आगे। अब देखो हमें दे रखा है कि मानव कौन सी रेंज में सुन सकता है। अलग अलग जानवरों के लिए हमें अलग अलग पिच या आवृत्ति दे रखी है, तो ये इनकी रेंज दे रखी है सबकी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन देखेंगे, ये देखो, ठीक है, यहाँ देखो आप, ये देखो ये होता है कि इंफ्रासाउंड, एक होता है इंफ्रासाउंड, एक होता है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, और एक होता है अल्ट्रासाउंड। तीन प्रकार के साउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इंफ्रासाउंड तो क्या होता है कि 0 से लगा के 20 तक का जो साउंड होता है ना, 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक का जो साउंड होगा उसे क्या करेंगे, इंफ्रासाउंड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, इंफ्रासाउंड। ठीक है, ऑडियोबल साउंड क्या होता है, ऑडियोबल, ठीक है, वो होता है 20,000 से, नहीं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, ये होता है ऑडियोबल साउंड। कौन सा होता है, ऑडियोबल। यानी इंफ्रा साउंड कौन सा होगा, 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक का जो साउंड होगा वो क्या होगा, इंफ्रा साउंड। ऑडियोबल साउंड की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 किलो हर्ट्ज तक का जो साउंड होगा वो क्या होगा, अपना ऑडियोबल साउंड। फिर इससे ज़्यादा अल्ट्रा साउंड क्या होगा, जो 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का जो फ्रीक्वेंसी होती है, या ज़्यादा का जो साउंड होता है वो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। अब देखो यहाँ तो अपन यहाँ देख लिया था कि ये तो कौन सुन सकता है, मानव, ये तो मानव सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मानव सुन सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ बता रखा है अलग अलग, यहाँ देखो रेंज की बात बता रहा है हाइड्रोजन में। ठीक है, तो यहाँ देखो मानव स्पीसीज हो गया, यानी 64 से 23,000। ठीक है, ये हो गया, ये एकदम क्लियर दे रखा है। फिर बात आती है कुत्ते की, कुत्ते की 67 से 45,000। बिल्ली की आती है 45 से 64,000। फिर गाय की आती है 23 से 35,000। घोड़े की आती है 55 से 33,500। ठीक है, भेड़ की आती है 100 से 30,000। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। फिर इसके आगे की बात करें अपन तो खरगोश की बात आती है, तो खरगोश कितना आता है, खरगोश आता है 360 से 42,000। फिर वे चूहा की आती है, तो चूहा आता है 200 से 76,000। चमगादड़ 2,000 से 1,10,000। बैलिन ह्वेल, यानी ह्वेल मछली होती है जो 10 से 31,000 होती है। हाथी की बात करें तो 15 से 12,000 के, और उल्लू की बात करें तो 200 से 12,000 के मध्य, और मुर्गी की बात करें तो 125 से 2,000 के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को सारी चीज़ें ये बता रखा है कि ये कौन कितनी रेंज में सुन सकता है। ठीक है दोस्तों।
उससे आगे की बात करें अपन, मानव श्रवण क्षेत्र आवर्ती तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मानव श्रवण क्षेत्र आवर्ती तीव्रता वक्र। ठीक है, वार्तालाप क्षेत्र मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ध्वनियों की श्रेणी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या होता है, मानव श्रेणी क्षेत्र क्या करता है कि वार्तालाप क्षेत्र मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ध्वनियों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है, ये आता है, ये वो जो अभी अपन ने पढ़ा था उसका क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस ग्राफ को अपन प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये बता रहा है कि यहाँ से देखो ये हो गई इंटेंसिटी, ठीक है, डेसिबल में दबाव, और ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को बता रखा है कि इंफ्रासाउंड ये होता है, अल्ट्रासाउंड ये होता है। इंफ्रासाउंड का मतलब क्या होता है कि 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होगी। फिर ये शून्य ऑडियोबल साउंड होता है, और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड होता है। जानवर और इंफ्रासाउंड, अब देखो यहाँ एनिमल एंड इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड जानवर भूकंप से उत्पन्न होने वाली इंफ्रासोनिक भूकंपीय तरंगों को पता लगाने में सक्षम होते हैं, और इसलिए कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं और एक अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, जो अपन जो इंफ्रासाउंड होती है ना, इंफ्रासाउंड क्या करते हैं, जानवर सुन लेते हैं, भूकंप आएगा धीरे से आएगा, लेकिन अपन को पता नहीं चलेगा, उसकी जो रेंज है या उसकी आवाज़ है वो हमें पता नहीं चलेगी, पर जानवरों को पता चल जाती है, और जानवरों को पता चलने के कारण ही वो पहले परेशान हो जाते हैं और अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यानी जो जानवर होते हैं वो इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। अब इंफ्रासाउंड कौन सा होता था, इंफ्रासाउंड था जो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक का जो साउंड था वो क्या था, इंफ्रासाउंड। ठीक है दोस्तों, ये था अपना इंफ्रासाउंड। अब आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या था, अल्ट्रासाउंड था, अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों की जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी श्रव्य सीमा से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड डिवाइस 20 किलो हर्ट्ज से लेकर कई गीगा हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के साथ काम करते हैं। यानी क्या कहना चाहता है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है ये मनुष्य नहीं सुन सकता, मानव क्या होता है, मानव नहीं सुन सकता। मानव तो केवल 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना है, देखो यहाँ देखो ये बता रखा है इसने प्रॉपर तरीके से, ये बता रखा है कि ये देखो यहाँ देखो ये 20 हर्ट्ज है। ठीक है, फिर यहाँ 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो गया। ठीक है, फिर ये आगे का अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक है, ये देखो ये तो इंफ्रासाउंड हो गया, जो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है, ये तो क्या हो गया, इंफ्रासाउंड। फिर ये आगे का क्या हो गया, ऑडियोबल, ऑडियोबल हो गया। ठीक है, फिर ये आगे का 20 किलो हर्ट्ज से कितना हो गया, ये हो गया अल्ट्रासाउंड। क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड के इसकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण अल्ट्रासाउंड में सामान्य ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक भेदक शक्ति होती है। क्या होती है कि देखो आवाज़ भी क्या करती है, भेदने का काम करती है। आवाज़ भी क्या होती है, भेदक शक्ति होती है। फिर बात आती है कि इसका उपयोग समुद्र के नीचे वस्तुओं और मानव शरीर के अंदर अंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कभी भी पूछे कि समुद्र के नीचे की जो वस्तुएं हैं या मानव शरीर के अंदर जो अंग हैं उनका पता लगाने के लिए हमें किस साउंड का उपयोग किया जाता है, तो उसका किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अब बात आती है कि अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस, देखो ये क्या कहना चाहता है कि अल्ट्रासाउंड के अपन क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देखो ये देखो, ठीक है, आंतरिक दरारें या छिद्र आदि अल्ट्रासाउंड को आर पार गुजरने नहीं देती, बल्कि तरंगों को वापस परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है, एक इमेजिंग विधि है जो शरीर के भीतर संरचनाओं की छवियों का उत्पादन करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। जब भी अपन देखो वो करवा के लाते हैं सोनोग्राफी, सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी में इससे अल्ट्रासाउंड का ही उपयोग होता है, और इसी के द्वारा ही शरीर के अंदर की भीतर की जो संरचना है
उसकी छवियां उत्पादन करने के लिए इस तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना है, देखो अब ये बता रखा है कि आयाम, आयाम एक अलग चीज होती है। ठीक है दोस्तों, देखो आयाम, एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है इसके बारे में अपन आज जानेंगे। देखो आयाम होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी ध्वनि का आयाम, ध्वनि दाब की ताकत या स्तर होता है। आयाम क्या होता है, ध्वनि दाब की ताकत या स्तर होता है। ठीक है, प्रबलता क्या होती है कि प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को प्रबलता कहते हैं। यानी प्रति सेकंड हमारे कान में कितनी ध्वनि पहुंच रही है उसको क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं कि प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को ही प्रबलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये प्रबलता हो गई, प्रबलता और आयाम। यानी मेन बात क्या होती है कि जितनी ज़्यादा प्रबलता होगी उससे उसके मतलब उससे कहीं गुना ज़्यादा ही आयाम होगा। ठीक है, इसे डेसिबल में मापा जाता है। 100 यानी ध्वनि को किस में मापा जाएगा, डेसिबल में। यानी 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ शारीरिक रूप से दर्दनाक होती है। ठीक है, यानी डेसिबल में मापा जाता है, तो इससे ऊपर की 80 डेसिबल से ऊपर की जो अपन आवाज़ सुनते हैं वो क्या होती है, दर्दनाक होती है। यानी अपन उसको सुनेंगे तो अपने कानों में क्या हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। क्या किससे ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ध्वनि तीव्रता स्तर की और तीव्रता। ठीक है, ये देखो ये क्या दे रखा है हमें, एक ग्राफ सा दे रखा है एक छोटा सा। तो यहाँ देखो ध्वनि स्तर की तीव्रता और ये दे रखा है, देखो तीव्रता देखो 0 से 10 20 डेसिबल। ठीक है, फिर 30 40, ठीक है, फिर 50। और ये देखो ये रेफ्रिजरेटर में यूज आती है 10 डेसिबल। रेन यानी वर्षा में हो रही है, मॉडरेट हो गया। ठीक है, लाउड वेरी लाउड हो गया। ठीक है, यानी 80 से ऊपर तो क्या हो गया, वेरी लाउड हो गया। यानी 80 से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें अपन सुन नहीं सकते। कितने की, 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से ऊपर की अगर आवाज़ें सुनेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक और दर्दनाक होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन देखो ये चीज़ें देखा। फिर बात आती है कि चाल पर किस किस चीज़ों का प्रभाव होता है, यानी ध्वनि की चाल पर किन किन चीज़ों का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, देखो विभिन्न कारकों का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो दाब दाब और घनत्व, ये सभी क्या होते हैं कि देखो इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जैसे गर्मियों में आवाज़ कैसे कितनी दूर तक जा सकती है, सर्दियों में आवाज़ कितनी दूर तक जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। देखो विभिन्न कारकों में ध्वनि की जो चाल है, चाल पर प्रभाव। देखो तापमान का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव है। देखो यहाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ध्वनि की। तो देखो अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए गर्मियों में आवाज़ दूर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर बात आती है कि घनत्व, अगर घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कम होगी, ध्वनि की चाल कम होगी। और यदि घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखो पहला पॉइंट है कि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कम होगी, घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी जो मतलब गर्मी भी नहीं है और शरीर जैसे चिपचिपा सा हो जाता है ना कभी कभी, तो वो ह्यूमिडिटी। यानी देखो अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो घनत्व घटेगा तो चाल बढ़ेगी। यानी ये चीज है कि देखो आर्द्रता बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी और ताप भी बढ़ेगा। तीनों चीज अपन देखो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और चाल। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और वेग भी बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां उल्टा है, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम। यानी ह्यूमिडिटी बढ़ी तो डेंसिटी कम होगी, और अगर डेंसिटी कम होगी तो चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी डेंसिटी कम तो चाल ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा तो चाल कम। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा हमें बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
फिर बात आती है कि ध्वनि का जो परावर्तन होता है, यानी दोस्तों कभी कभी आप कहते हो कि सामने से आवाज़ वापस आती है। जब अपन किसी पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में अपन जोर से चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने पर जो आवाज़ अपन को वापस सुनाई देती है उसे ही अपन ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन, यानी वही आवाज़ वापस लौट कर वापस आना। ठीक है दोस्तों, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है, यानी ये कहना क्या चाहता है कि जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसका वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। जब भी आपका रूम खाली होगा, बिल्कुल उसमें सामान नहीं होगा, तो एक बार अगर आप रूम में भी अपना भी नाम लोगे तो वो वापस से गूंज कर आपके पास वापस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं अपन कि वो क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। पहाड़ों में गए, अपना नाम चिल्लाया, वापस आया, तो यानी एक कठोर सतह से टकराकर उसका वापस आना ही क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दे रखा है। ध्वनि के परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम के ही समान है। किसके समान है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के समान ही है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि प्रतिध्वनि क्या होती है। देखो प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि ये अपन देखते हैं कि प्रतिध्वनि क्या होती है। ठीक है, देखो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यहाँ देखो, ये प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे दिमाग में 0.15 सेकंड तक बना रहता है। यानी कहना क्या चाहता है कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं या सामने वाला हमारे पास बोलता है तो वो 0.15 सेकंड तक हमारे कान में बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कितने सेकंड तक ये ध्वनि का जो होता है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये होता है 0.15 सेकंड तक ये बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने सीखा। फिर इसके आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, इसका ये दे रखा है हमें छोटा सा नोट्स, नोट्स दे रखा है। नोट में हमें दे रखा है, नोट में, नोट में देखो, लेकिन हम ध्वनि की गूंज तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वह परावर्तित नहीं हो। देखो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं एक जगह बैठे हो और आप बोले तो वो ध्वनि आपको वापस सुनाई देती, लेकिन क्या हुआ कि अपन उस जगह नहीं बैठे जहाँ से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। अगर आप किसी पहाड़ों में हो या किसी खाली जगह में हो या बड़े हॉल में हो तो आपको परावर्तन सुनाई देगा ध्वनि का। लेकिन यदि आप अगर किसी ऐसी जगह नहीं बैठे हो तो आपको ध्वनि का परावर्तन सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ देखा है, हम ध्वनि की गूंज तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वह परावर्तित न हो। ठीक है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि अभी भी पढ़ा था अपन ने कि रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है कि ध्वनि परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है, एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.1 सेकंड का। ठीक है, यहाँ ये दे रखा है कि 0.1 सेकंड का क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। ठीक है, एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम अंतराल 0.1 सेकंड होना चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए सूत्र क्या होता है? S = 2D/T, यानी डी स्रोत के परावर्तक सतह के बीच की दूरी होती है और टी क्या होता है? समय होता है। अर्थात बीच की दूरी कितनी होगी? जितनी दूरी होगी उसका वही ये क्या होगी? प्रतिध्वनि। डी स्रोत के परावर्तक सतह से बीच की दूरी होगी। एस क्या होगी? चाल। अर्थात ध्वनि की चाल अगर अपन निकाल रहे हैं तो क्या होगा? अगर अपन को दूरी और समय दे रखा है तो अपन ध्वनि की चाल निकाल सकते हैं। S = 2D/T। ठीक है, एस अपन को बता रखा है, डी अपन को बता रखा है, टी टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें अपन को बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो ये हो गया। अब यहाँ देखो जो क्या होता है कि जब भी समुद्र में कोई बड़ी मछली होती है, ठीक है, तो बड़ी मछली की जो आवाज़ सुनकर ही ये जो छोटी मछलियाँ हैं ये गायब हो जाती है कभी कभी।
तो ये दे रखा है हमें अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन ने सीखा कि प्रतिध्वनि के सूत्र क्या होता है, एच इजिकल टू 2D/T होता है, जिसमें डी बता रखा है स्रोत के परावर्तक सतह के बीच की दूरी। यानी जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कोई पहाड़ है, तो इसके बीच की दूरी अगर आपको पता है, ठीक है, और आपको समय पता है कि ये कितने समय में अपने पास वापस लौट आई, तो आप उसकी चाल निकाल सकते हो कि मेरी ध्वनि की चाल कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरह से समझा इन चीज़ों को। यदि आपको समझ में आया हो, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो इसका अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे, और वे सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो पिछली कोई सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।